मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं भारतीय संविधान के बारे में वीडियो की सीरीज शुरू की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज का टॉपिक है। ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एचएसएससी, राजनीतिक विज्ञान, बीए, एमए, विशेष रूप से यूजीसी नेट और जेआरएफ के बच्चों को फ़ायदा होगा। प्रस्तावना होती क्या है? संविधान की प्रस्तावना के आरंभ को प्रस्तावना कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के पटल पर उद्देशिका कहकर संबोधित किया। जो प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, जिसका संविधान निर्माताओं ने समर्थन किया था। प्रस्तावना का महत्व उसके तत्वों से निर्धारित होता है। यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जो संविधान की मौलिकता को दर्शाती है, जिसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य, सरकार का स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान आदि हैं के बारे में जानकारी का उल्लेख होता है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के लिखित संविधान से लिया गया है तथा प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये ध्यान रहे बच्चों, अमेरिका से इसके विचार को लिया गया है। जैसे वी आर पीपल ऑफ इंडियन, यू आर पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये वहाँ से विचार लिया गया है और इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना को लेकर विद्वानों के विचार। के मुंशी का कहना है कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। एन के पालकीवाला ने संविधान को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है। उद्देशिका संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, यानी संविधान का पूरा ब्यौरा, संविधान की दशा और दिशा निर्धारित करती है प्रस्तावना। प्रस्तावना का इतिहास। BN राव ने मूल प्रस्तावना लिखी, बाद में उसे संविधान सभा में प्रस्तावित किया। प्रस्तावना के मूल संस्करण में केवल संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द थे। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना संविधान और देश की मूलभूत विशेषताओं को व्यक्त करने तक ही सीमित थी। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये क्वेश्चन उठता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मामले 1960 में स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना दस्तावेज का एक भाग है और ये आवश्यक रूपरेखा प्रस्तावना में वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार देता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को छोड़कर। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हैं भारतीय संविधान के उद्देश्य, आदर्श और सरकार के स्वरूप को प्रस्तावित करता है। और क्या क्या शब्द हैं? हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, भारत की एकता और अखंडता आदि आदि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसका मतलब है कि प्रस्तावना में संविधान सभा ने हम भारत के लोग शब्दावली का प्रयोग करके स्पष्ट किया है कि संविधान
भारतीयों द्वारा तथा भारतीयों के लिए बनाया गया है। भारत के लोग ही संवैधानिक सत्ता का स्रोत हैं। यह शब्द इस बात को भी दर्शाता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप को प्रस्तुत करती है। संविधान सभा ने संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। भारतीय जनता समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न सोवरिटी क्या है? भारतीय संविधान सभा ने संविधान की प्रस्तावना में एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य घोषित किया है जो अपने आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है। आंतरिक यानी देश के अंदर के, बाह्य यानी दूसरे देशों के साथ कोई संधि समझौता वार्ता यानी कोई शांति की बात हो या दूसरे देशों के साथ कोई व्यापार की डील हो, तो भारत पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। भारत पर एक प्रभुसत्ता को लेकर के एक सवाल उठता है कि भारत 1949 से लगातार राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसलिए ये पूर्णतः प्रभुसत्ता नहीं है। लेकिन ये भारत ने अपनी स्वयं की इच्छा से राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले रखी है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता किसी के दबाव में नहीं ले रखी। नेक्स्ट शब्द आता है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवाद का मतलब है देश के आय और व्यय के संसाधनों पर समाज का स्वामित्व हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवाद में गहरी आस्था थी। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी के विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लक्षण मौजूद हैं। भारतीय समाजवाद के तत्व: सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का अस्तित्व है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को तवज्जो दी गई है, यानी सरकारी संस्थाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। नंबर 2, आय और जीवन जीने के स्तर की असमानता को कम करना, संपत्ति के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोकना, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना, ये समाजवाद की पहचान है। पंथ निरपेक्ष: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल रूप से भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष नहीं था। पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्म विहीन या राज्य विहीन, धर्म विरोधी नहीं है राज्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म विहीन या धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण देगा तथा किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म या राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। स्वतंत्रता में देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने, उसकी पूजा करने, अर्चना करने और धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्म परिवर्तन करने आदि का अधिकार भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को देता है। लोकतंत्रात्मक: लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, जन भागीदारी से है, यानी भारत की शासन और सत्ता में जनता की भागीदारी। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, जन भागीदारी से शासन का संचालन करना लोकतंत्र होता है। अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग के प्रसिद्ध भाषण नवंबर 1863 के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन है। भारत में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रीय व्यवस्था से अभिप्राय है कि शासन संचालन की शक्ति या प्रभुसत्ता भारत की जनता में निहित है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र एमएल और एमपी के निर्वाचन में और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में
स्थापित है। इसी संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। गणराज्य किसी देश का संवैधानिक मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए निर्वाचित होता हो, उसे गणराज्य कहते हैं। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि देश का संवैधानिक अध्यक्ष यानी मुखिया यानी राष्ट्रपति वंशानुक्रम या राजतंत्र ना होकर जनता द्वारा निश्चित समय अवधि यानी 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता हो, मंत्री परिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता हो, उसे गणराज्य कहते हैं। इसी संदर्भ में मेडिसन का कथन है कि गणतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसकी शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का महान समूह होता है तथा जिसकी शक्तियों का प्रयोग उन लोगों द्वारा होता है जो अपने पद पर लिखित निश्चित समय के लिए जनता की प्रसन्नता पर्यंत रहते हैं, यानी जनता का विश्वास प्राप्त करे हुए रहते हैं। न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना में न्याय शब्द से तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है जो रूसी क्रांति से प्रभावित होकर जोड़े गए थे। सभी समुदाय और वर्गों को समान व्यवहार हो, किसी वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। इसमें पहला आता है सामाजिक न्याय। भारत में जातिगत व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। छुआछूत की समाप्ति और इसे दंडनीय घोषित करना, कानून के शासन की स्थापना, भेदभाव का अंत, अवसरों के समानता आदि प्रावधान सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। किसी भी व्यक्ति से जन्म, जाति, धर्म, रंग, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सामाजिक न्याय है। नंबर 2, आर्थिक न्याय। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार आजीविका उपार्जन करने के समान अवसर प्राप्त करे तथा उसे कार्य के बढ़ते बदले उचित वेतन मिले। आर्थिक न्याय का बंटवारा सही से हो सके, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो सके। पुरुष, महिला या बच्चों, किसी भी प्रकार का वेतन का भेदभाव ना हो, काम का भेदभाव ना हो, आराम का भेदभाव ना हो। कार्य करने के लिए किसी को विवश ना किया जाए, ये आर्थिक न्याय है। बेकारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा दिव्यांग को राज्य अलग से सहायता देने की व्यवस्था करता है ताकि वो लोग भी मुख्य भूमिका में आ सके। नंबर 3, राजनीतिक न्याय। भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त है। 18 साल से ऊपर के प्रत्येक भारतीय नागरिक को वयस्क मताधिकार प्राप्त है। सभी को एक वोट डालने का अधिकार है। चुनाव लड़ने, वोट डालने, किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने, किसी भी राजनीतिक दल की नीतियों की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है। इसे हम राजनीतिक न्याय कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है स्वतंत्रता। हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। प्रस्तावना में न्याय शब्द के बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द हैं जो कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने जोड़े थे। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तथा 25 से 28 के अंतर्गत
नागरिकों को अनेक प्रकार की व्यक्तिगत, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट आता है समानता। संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म, जाति, रंग, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें कानून के समक्ष सभी समान होंगे, अवसर की समानता सभी के लिए बराबर होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति और उपाधियों का अंत। सारी ये समानता को डिफाइन करती हैं। बंधुत्व या फ्रेटर्निटी, भाईचारा। भारत के प्रत्येक नागरिक में आपस में भाईचारा होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, ऐसी राष्ट्रवादी नीति हमारे अंदर होनी चाहिए। संविधान सभा ने प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द को जोड़कर भारतीयों में बंधुत्व विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सभी नागरिक अपने आप को धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, नस्ल, रंग, लिंग आदि से ऊपर उठकर भारतीयता और राष्ट्रवाद की भावना का विकास करें। हम सब भारतीय हैं ताकि भारत देश में एकता, अखंडता और बंधुत्व की बात हो सके, हमारा मनोबल भी बढ़ सके। एकता और अखंडता भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। संविधान सभा ने प्रस्तावना में भारत देश के एकता और अखंडता की बात की। भारत अनेकता में एकता का प्रतीक की बात करता है। भारत में बहुत सारी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक हम सब भारतीय हैं। एकल नागरिकता है, वयस्क मताधिकार है। नेक्स्ट वर्ड भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आता है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति को अपना प्रतिष्ठित होने के लिए गरिमामयी सम्मानजनक उपस्थिति जरूरी है। के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान में केवल वास्तविक रूप से भलाई या तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लेखित इस शब्द के नियत को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। प्रस्तावना की उपयोगिता, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेम्बल। प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक दिखाई मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है। सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की दशा, दिशा और सरकार का स्वरूप दर्शाया गया है। निष्कर्ष, संविधान में प्रस्तावना की उपयोगिता के अंतर्गत हम यह जान पाए हैं
की प्रस्तावना संघीय तथा राज्य सरकारें, न्यायालय, राजनीतिक दलों आदि के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ उसके उद्देश्य, संविधान के आदर्श और संविधान के स्रोत सरकार के स्वरूप का स्वयं वर्णन करती है, जिसकी प्राप्ति के लिए भारतीय लोगों ने संकल्प किया हुआ है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।